बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूँ कि मैं बैठ के सुप्रीम कोर्ट में जो आज सिचुएशन क्रिएट हुई या जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल साहब के जो फैसले सामने आए हैं उस पर बैठकर कोई बात करूं, तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम एक ऐसे वकील से या ऐसे लॉयर से कंसल्ट करें या राब्ता करें जो बहुत ही आईनी उमूर पर भी वो उबूर रखते हैं और जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार से भी उनका ताल्लुक है और वो इन मामलात पर उनकी समझने की एक पूरी उम्र गुजर चुकी है। यानी वो एक सियासी उमूर से लेकर वकालती उमूर से लेकर आईनी उमूर तक उनका एक बहुत बड़ा और वसी तजुर्बा है। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं शबीर शेर साहब से। इस वक्त शबीर शेर साहब, आप क्या समझते हैं कि आज जो कुछ हुआ है इसमें बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन पाया जाता है। कंफ्यूजन इस लिहाज से कि समझ में नहीं आ रहा कि ये 3-2 का फैसला है या 4-3 का फैसला है। तो इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे। लेकिन फैसला जब कंट्रोवर्शियल हो जाए और बेंच में एक भी जज का इख्तिलाफ हो जाता है तो उस पर यह है कि फिर लार्जर बेंच बनाई जाती है ताकि लार्जर बेंच उसको डिसाइड करे कि किसका मौक़िफ़ बेहतर है। और कंट्रोवर्सी को जो है ना वो चीफ जस्टिस खुद बैठ करके उसको तय नहीं कर सके, उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीफ रूल्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स वाज़े करते हैं इस बात को कि जहाँ कहीं भी बेंच में इख्तलाफात हो जाए और जजेस जो है वो 50-50% हो जाए या 1/2 हो जाए तो ऐसी सूरत में लार्जर बेंच बनाई जाती है जो कि 7 से लेकर के 9 जजेस और कभी कभी फुल बेंच तक जो है ना वो होते हैं। तो वो इस चीज को तय करते हैं कि ये जो मौक़िफ़ आया है उसमें दुरुस्त मौक़िफ़ किन जज साहिबान का है, तो वो बैठ करके तय करते हैं। तो इस तरह से अभी जो आज जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके लिए चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि फौरी तौर पर एक लार्जर बेंच बना देते और बजाय इसके कि कल उसने वो उस पर हेयरिंग रख दी है, कल उसको हेयरिंग नहीं रखनी चाहिए थी, उसको इस पर लार्जर बेंच पर उसको छोड़ देना चाहिए था। तो वो कंट्रोवर्सी को फन बना रहे हैं और इतना बड़ा इदारा है जो ना अपेक्स कोर्ट है, आला अदालती इदारा है जिसको अदालत के हुक्मा कहा जाता है, उसमें इतनी इस तरह से कंट्रोवर्सी है। दूसरी बात पैदा हुई है, इससे पहले भी जो है ना वो 2 जजेस का फैसला मुख्तलिफ आया था और 3 जजेस का अलग आया था जिसमें आपने देखा कि फिर भी चीफ जस्टिस ने अपना फैसला सुना दिया और उस पर भी कोई लार्जर बेंच नहीं बिठाई। तो इस तरह से जाहिर है कि अदालती कंट्रोवर्सी जो है वो मुल्क का पहला ही जो सिस्टम है वो बहरान का शिकार है और पॉलिटिकल सियासी निजाम हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो इस तरह से उसको हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर उसको लार्जर बेंच बनानी चाहिए ताकि जो जजेस में इख्तिलाफ हुआ है उस इख्तिलाफ को लार्जर बेंच तय करे। ये जज साहब जो अगर कोई और फैसला देते हैं तो पूरे मुल्क में जाहिर है कि काबिल कबूल नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठ करके डायरेक्ट फैसले नहीं कर सकते किसी में, पहले हाई कोर्ट को सुनना है केस और उसके बाद ये जो भी फैसला होता है हाई कोर्ट में उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो इस तरह से जब ये सुप्रीम कोर्ट खुद बैठ जाती है तो किसी भी एग्रीड पार्टी का जो इख्तिलाफी हक है या अपील का हक है वो मारा जाता है। ये जुरिस्डिक्शन विदाउट जुरिस्डिक्शन ये बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हो रही है जिस पर बार ने भी आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इस पर एहतजाज किया है और अपनी जो है ना वो रिजर्वेशन का इजहार किया है। अच्छा सर, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदूखेल साहब ने जो है वो जो सूबों के अंदर जो एक मतलब हाई कोर्ट्स मौजूद हैं उनके अख्तियारात और उनके हवाले से भी बात की है और उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट्स में मैटर ऑलरेडी पेंडिंग थे और अंडर ट्रायल थे और वहाँ पर उनको सुना जा रहा था तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना ये यूं समझ लें कि सूबाई खुद मुख्तारी में भी मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। तो ये चीज़ आज इस चीज़ पर भी मतलब खुल के एक बात कही गई कि हाई कोर्ट्स में जब एक चीज़ ऑलरेडी पेंडिंग थी तो उसमें हम सो मोटो कैसे ले सकते हैं।
यानी 184(3) का जो एक्शन है वो कैसे हो सकता है? लेकिन ये इसमें आर्टिकल 25 के भी इनाराफ हो रहा है ना, कि भाई आर्टिकल 25 कह रहा है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो, फर्क न हो। जब दूसरे केसेस हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसके लिए कोई इंटरिम आर्डर होता है, उस पर इंटरलोकेटरी आर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं किया जा सकता जब फाइनल आर्डर ना हो। तो फिर ऐसे जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन दोनों जजेस का इख्तलाफी नोट बिल्कुल दुरुस्त है, आईनी और कानूनी है उनका, कि भाई जब हाई कोर्ट्स में ये मैटर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है जब तक कि वहां का कंप्लीट आर्डर नहीं आ जाता। कंप्लीट आर्डर से पहले जाहिर है इस तरह से ये है कि ये फिर एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर हो गए, और हाई कोर्ट्स जो है ना वो आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मातहत भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट अदालतें हैं, वो उनके अंडर में नहीं है। अगर अंडर में है तो वो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं है। कोई भी हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, कोई भी हाई कोर्ट मुल्क की वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं है। वो उनका आर्डर, जुडिशियल आर्डर तब जो है वो एंटरटेन कर सकती है कि जब वो कंप्लीट आर्डर उनके सामने आए और अपील की सूरत में आए, उस पर वो जो पेंडिंग केसेस है उस पर वो वोटो नहीं ले सकते, उनका वो इख्तियार ही नहीं है। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ये इख्तियारात ही इनके पास नहीं है, ये इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं। जी सर, जिस तरह मामला आ रहा है चीफ जस्टिस के अख्तियारात का और रजिस्ट्रार के अख्तियारात का या बेंचेस की तश्कील का, या जिस तरह बेंच जैसे ही बनता है तो अवाम के सामने एक पिक्चर क्लियर हो के आ जाती है कि ये बेंच क्या फैसला दे सकता है, तो फिर मतलब हम ये ना समझें कि जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है कि वकील को छोड़ो जज को करो, और यहाँ पर जो है वो केस को नहीं बल्कि फेस को देखकर फैसले किए जाते हैं, जबकि एक कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी क्रिएटेड हो, ऑडियोज वीडियोज का पूरा एक पलंदा मौजूद हो। तो ऐसी सूरत हाल में बेंच की तश्कील और चीफ जस्टिस के बेतहाशा अख्तियारात जो वो एंटरटेन कर रहे हैं, इन चीज़ों का भी जो है वो जो फुल कोर्ट है उसमें इसका जायजा नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए, जो बेंचेस है वो चीफ जस्टिस की मर्जी के मुताबिक नहीं बनती है, बेंचेस बननी है सीनियरिटी के बुनियाद पर। सही। और इस वक्त जो बेंचेस बन रही है वो सीनियरिटी के उसूल को जो है वो बुलडोज किया जा रहा है। सीनियर जजेस जो है वो इन बेंचेस से बाहर होते हैं और जो उनसे जूनियर मोस्ट है उनको सिलेक्ट करके चीफ साहब अपने साथ बिठाते हैं। अब सीनियर मोस्ट प्यूनी जज है जो है ना फाइज ईसा साहब, वो बेंच से आउट है और हमेशा उसको बेंच से आउट किया गया है। क्यों आउट किया गया है? उसके लिए जाहिर कोई कुव्वतें उसको पसंद नहीं करती है, वो अपनी पसंद के फैसले चाहती है। जब अपने पसंद के फैसले चाहती है तो जिसकी बेंचेस भी वो अपने पसंद की बनवाती है। तो इसमें एक जज सिद्दीकी साहब जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये क्लियर कहा था कि भाई बेंचेस किसी और के कहने पर बनती है, और इस वक्त जो बेंचेस बन रही हैं वो टूट भी रही हैं। वो चीफ साहब के कहने पर जजेस नहीं बैठ रहे हैं उन बेंचेस पे। जाहिर है कि एक सीनियर जज जो है वो जूनियर जज के साथ उसको सीनियर करके कैसे बैठेगा? तो इस तरह से जो है वो वायलेशन हो रही है, और जो सैंक्टिटी और ऑनर है सुप्रीम कोर्ट की वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है, और उसका जो है मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस को ख्याल रखना चाहिए। सर जजेस तो देखें इस वक्त जो सिचुएशन है, ये जिस तरह पिछले कुछ अरसे से ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं, इससे पहले वाले वीलॉग में भी मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर 63A को न छेड़ा जाता, या जो है वो स्पीकर की रूलिंग के साथ छेड़छाड़ न की जाती, या जो है वो 63A को रीराइट करने की कोशिश न की जाती, या जिस तरह मैंने कहा कि जो जजेस के जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने परवेज इलाही को अनकॉन्स्टिट्यूशनली यानी आउट ऑफ द वे जा करके उसको रेस्टोर किया, इसलिए कि उनके दामाद अली साई उनकी काबीना के मिनिस्टर थे। तो इसी तरह जजेस जब कंप्रोमाइज होंगे तो फिर जो कुव्वतें ज़ाहिर बेंच बनवाती हैं, तो फिर इस तरह तो इंसाफ का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। लेकिन आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, ये पुराना दौर अखबारों वाला दौर नहीं है जिसको कंट्रोल किया जाए या सेंसर किया जाए और अपनी मर्जी की खबरें जो है वो चलवाई जाए, और या इश्तिहारात का जो पहले हथियार था वो इस्तेमाल करके अखबारों को डराया जाए कि ये
یہ چیزیں تمام آ رہی ہیں اور جج صاحبان بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جوڈیشری کے لیے بہت خراب ہے. یہ اچھے شعور نہیں ہے کیونکہ جب آنر اور ڈگنیٹی نہ رہے عوام کے اندر جس عدالت کی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر عدالت کس کام کی. تو اس طرح سے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اور عوام اس پر بے دریغ تبصرے کر رہے ہیں, عجیب و غریب کے تبصرے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر, اور ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لاکھوں لوگ ہیں, چند لوگ تو ہیں نہیں جن پر وہ کنٹینٹ کیا جائے. کنٹینٹ کریں گے کورٹ میں اتنی اسپیس بھی نہیں ہے کہ لوگ جو ملزمان ہیں وہ آ کر کے کھڑے ہو سکیں, یا باہر تک پرمائسز اتنی نہیں ہے کورٹ میں. یہ تو پھر ان کو ایک وسیع میدان جو ہے اس میں کورٹ بنانا پڑے گی اور ٹرائل کرنا پڑے گا اور وہ برسوں چلیں گے. تو اس طرح سے کورٹ کو اپنی سینسٹی اور آنر جو ہے ڈگنیٹی اکارڈنگ ٹو رولز, اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اس کو کرنا چاہیے. اس کو کانسٹیٹیوشن کو اور لا کو جو ہے نا وہ وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت جو سپریم کورٹ کی صورتحال ہو گئی ہے بہت افسوسناک ہے. نہ تو ججز ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں, نہ چیف جسٹس سے جو ہے نا وہ ان کی کچھ سمجھ رہے ہیں, یا ان کو کوئی آنر دے رہے ہیں, یا ان کی سینیارٹی کو تسلیم کر رہے ہیں, یا سینیارٹی کے مطابق ان کو چیئر دے رہے ہیں. سینیارٹی کے مطابق بھی ان کو چیئر نہیں دی جا رہی. تو ظاہر ہے اس طرح سے ججز میں بھی بے چاری پیدا ہو گئی ہے اور ججز ظاہر ہے کہ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کریں گے. آخر وہ بھی ججز ہیں اور ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کا ایڈمنسٹریشن جب وائلیٹ کرے گا سپریم کورٹ رولز کو تو وہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. اس پر کیا کریں گے؟ اکیلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پیار نہیں ہے کہ وہ کسی جج کو نوکری سے نکال سکے. پھر میٹر جو ہے ریفرنس پیش کرے گا, وہ جائے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اس کی مرضی ہے جو فیصلہ کرے. اس چیز کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا انسان رہا ہے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بدیعہ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. پڑھی لکھی فیملی کا ہے, اس کا والد بھی بہت بڑا بیوروکریٹ رہا ہے, ضیاء الحق تک کا جو ہے نا وہ سیکرٹری رہا ہے. تو اس کو اس طرح سے سوچنا چاہیے, کوئی ٹوٹل گھرانے کا بندہ نہیں ہے. بہرحال ہم تو دیکھ کر کے ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے. نہیں سر, یہاں پر میں آپ سے اپنی ذاتی نالج کے لیے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو رولز آف پروسیجر ہے یا رولز آف بزنس ہے, کیا وہ آئین سے کنٹراڈکٹری ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. وہ آئین کے ماتحت ہے. رولز جتنے بھی کورٹ میں سپریم کورٹ کے رولز آئین کے ماتحت ہیں. آئین کو جو ہے نا وہ سپر نہیں کرتے, سپرسیڈ نہیں کر سکتے آئین کو. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, ایک ساورن باڈی ہے. تو الیکشن کا اختیار یا الیکشن کی ڈیٹ دینا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اب اس سے زبردستی ڈیٹ لی جا سکتی ہے, یا صدر اسے زبردستی ڈیٹ لے سکتا ہے, یا ان کو فورس کر سکتا ہے, یا ان کو پریشرائزڈ کیا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں. وہ آئین ہی ادارہ ہے, اس کے اپنے آئین کے مطابق اختیارات ہیں. وہ اپنے اختیارات آئین کے مطابق استعمال کرے گا. وہ کسی کے زور بار پر نہیں. کورٹ بھی اس پر رٹ جاری نہیں کر سکتی. کورٹ کے جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی اور سینیٹ کا, اس پر بھی رٹ نہیں جاری کر سکتی کہ آپ اس طرح سے کریں گے. اس کو گائیڈ لائن سپریم کورٹ نہیں دے سکتی. سپریم کورٹ کا کام اور ہے. یہ لیجسلیشن انسٹیٹیوشن جو کہ ان پر رٹ نہیں جاری کی جا سکتی. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس پر رٹ جاری نہیں کی جا سکتی. اس میں جو 4 ممبر بیٹھتے ہیں وہ چاروں ممبر جو ہے نا وہ ریٹائر ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے, یا سینئر ترین وکلا ہوتے ہیں. وہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے ہیں جو 4 ممبر وہاں پر جا کر کے بیٹھتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کا ریٹائر جج ہوتا ہے. وہ آئین اور قانون سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے. ان پر اگر اس طرح سے کریں گے تو غیر جانبدارانہ آزاد الیکشنز کبھی نہیں ہو سکتی. ہر کوئی دے کر کے ان کو چلائے. شبیر شہر صاحب, آخری میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو اپنا فیصلہ دیا تھا, اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اپنا اوپینین دیا ہے, وہ اس کو فیصلہ ہی کہا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جو دو ججز جو تھے, یعنی جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب, وہ خود اس بینچ سے الگ ہو چکے تھے. تو ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اس فیصلے کو ہم 4-3 کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں یا 3-2 کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اس میں کنٹروورسی آیا. جب کنٹروورسی آ جائے تو ایسی صورت میں
चीफ जस्टिस इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए एक फुल बेंच बना दे जो वो डिसाइड करे। ये कोई फर्द डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जजेस के फैसलों में जो है वो तजाद आ गया है, तकरार आ गया है, कंट्रोवर्सी आ गई है। तो ऐसी सूरत में जो है ना कोई फर्द इसको डिसाइड नहीं कर सकता, न चीफ जस्टिस, न हम, न आप। उसको फुल बेंच जो है ना वो कर सकती है, वो तय करे, वो डिसाइड करे कि इनमें से कौन दुरुस्त है, कौन गलत है, या वो इनके फैसले कोई गलत करार दे दे और कहे कि नहीं बेंच बनाई जाए, वो ये फैसला करे। जाते जाते मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सो कॉल्ड ही सही एपॉलिटिकल हो चुकी है, तो क्या इस तरह जो एक यूं समझ लें कि एक जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट है, क्या उसको एपॉलिटिकल अब नहीं हो जाना चाहिए? बहुत हो चुका, बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी हैं, अब इनको अपनी शनाख्त खुद से नहीं बनानी चाहिए? देखिए, पब्लिक तो इस बात को इसी तरह से जो आप वाला सवाल है उसके मुताबिक देख रही है कि जो जज साहिबान है जिस तरह से रिमार्क बैठकर देते हैं, तबसरे करते हैं, उससे वो पॉलिटिशियन ही नजर आते हैं। जज का काम जो है ना वो कोर्ट में बैठ करके तबसरे करना, रिमार्क्स देना नहीं है, क्योंकि उनके रिमार्क्स से फिर लोग जज कर लेते हैं कि ये फैसला क्या देने जा रहे हैं। और पिछले माजी में हमने जब भी देखा है कि कभी भी जज जो है वो अपने रिमार्क्स नहीं देते थे, वो बैठ करके सुनते थे। अगर वो रिमार्क्स देते तो उससे वो जाहिर होता था कि ये इस तरह का फैसला देंगे। तभी लोग, पब्लिक जो है इनके रिमार्क्स पर बाकायदगी से इनका फैसला इनके सीन करके खुद पब्लिक सुना देती है कि ये फैसला कि ये पॉलिटिकली हो गए। तो ज़हनी तौर पर ये मुआशरा जो है ना, तो कोई भी इदारा हम इदारा नहीं समझते, तमाम इदारे पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। तो इस तरह से जाहिर है कि मुल्क की सूरत बहुत बदल हो रही है। जाते जाते मैं पूछूंगा कि जाहिर है कि ये जो शकूक व शुबहात हैं ये तो पैदा इस सूरत में भी होंगे कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ही दिन में चंद मिनटों में एक अक्यूज पर्सन को 7 केसेस में जमानत दे दे और लाहौर हाई कोर्ट एक अक्यूज पर्सन को किसी को भी सुने बगैर 9 केसेस में जो है वो उनको अबूरी जमानत दे दे और 4 केसेस में 25 मिनट में जमानत मिल जाए किसी शख्स को, तो फिर भी वो शख्स बात करे रूल ऑफ लॉ की, तो यहाँ रूल ऑफ लॉ कहाँ है? मतलब क्या हम समझ सकते हैं कि ये महज एक किताबी बातें अब रह गई हैं कि जो है निज़ाम अदल यकसा है, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, ताकतवर के लिए भी, कमजोर के लिए भी? नहीं, देखे नहीं, ये पॉलिटिकल केसेस होते हैं। पॉलिटिकल केसेस को जो है ना वो क्रिमिनल केसेस के बराबर नहीं देखा जाता। पॉलिटिकल केसेस में ज्यादातर विक्टिमाइजेशन होती है और छोटे केसेस होते हैं, वो जजेस उसको इस तरह से देखते हैं। जो भी पार्टी आती है अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे केसेस बनाती है, झूठे मुकदमात बनाती है, तो जज जो है जाहिर है कि इंटरिम बेल जो है वो 10 आदमियों को 1 मिनट में भी दे सकता है, 1 मिनट में भी 10 या 100 को भी दे सकता है। जस्टिस रुस्तम कियानी था, उसके जमाने में नवाब कालाबाग एक बंदे पर नाराज हुआ था, तो जब भी वो उसको बेल दे देता था, बाहर निकला, उसको गिरफ्तार करता था, फिर उसकी मार होकर के आती थी कि साहब गिरफ्तार हो गया, वो उसमें जमानत दे देता था। फिर आखिर उसने क्या किया कि आज तक जितने भी केस के खिलाफ बने उनमें जमानत, मुस्तकबिल में जितने केस बनेंगे उसमें भी, वो तो ईमानदार तरीन जज था। तो जजेस ऐसे पॉलिटिकल केस में आप उसको क्रिमिनल केस की तरह न लिया करें। वो जज उसको देखता है भाई ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब देखिए मुस्लिम लीग के जितने भी पीडीएम के रहनुमा है सारे जो है वो मुकदमात में है ना, प्राइम मिनिस्टर तक बाहर बैठे हुए हैं ना। सही। तो इस तरह से नहीं देखा जा सकता, इसको हम इस तरह से नहीं मानते। सर, जस्टिस एमआर कियानी की आपने बात की, तो जस्टिस एमआर कियानी जैसे जजेस अगर आज होते तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में जिस तरह कहा जाता है कि हम गरीब मुल्क हैं, जिस तरह जो है वो एक टोल प्लाजा को देख लें तो वहाँ अरबों रुपए की कमाई है, बिजली के बिल को देख लें तो 300 रुपए पे जो है वो 1500 रुपए टैक्स लिया जाता है, गैस को देख लें तो 50 रुपए पे 500 रुपए टैक्स लिया जाता है, हर पेट्रोल पंप पे चले जाएं तो 50 रुपए टैक्स लिया जाता है। तो इसी तरह लाखों लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, फिर भी हम कहते हैं कि हम गरीब हैं। तो बहरहाल जस्टिस एमआर कियानी जैसे लोग होते तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान की शक्ल कोई और होती।
اس میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ جسٹس تمکانی کے زمانے میں جب ججز بنتے تھے وہ میرٹ پر بنتے تھے. اس زمانے میں ISI ججز کے لیے رپورٹ نہیں دیتی تھی, یا اسپیشل برانچ یا انٹیلیجنس بیورو ججز کی انکوائری کر کے نہیں دیتی تھی کہ یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے. اس وقت وہ چیف جسٹس خود فیصلہ کرتا تھا, جو دیکھتا تھا اچھا اور ایماندار دیتے اس کو کہتا تھا کہ بھائی آپ نے بہت کما لیا, اب آئیں ذرا قوم کی خدمت کریں, جج کریں. اب نہیں ہے ایسا. ججز جو بنتے ہیں ان کے لیے ریکمنڈیشن ہوتی ہے مختلف جو ہے نا سیکٹر سے, مختلف کوارٹر سے, ان کی اس طرح سے ہوتی ہے, اور پھر وہ اس مرحلے سے نکلتے ہیں, اس سے گزرتے ہیں. ظاہر ہے وہ کیسے لوگ آتے ہوں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے شبیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ٹائم دیا, اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, جس طرح آپ نے شبیر صاحب کو سنا اور شبیر صاحب کے آپ نے پوائنٹ آف ویو کو بھی سنا, تو ایسی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو پھر اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ملک کی عدلیہ کو, جس طرح ہمارے ملک کی آرمی اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ یا نام نہاد ہی صحیح پر اے پولیٹیکل ہو چکی ہے, میں تو نہیں سمجھتا اس کو, کیونکہ جب تک مسنگ پرسنز کا معاملہ ختم نہیں ہوتا, جب تک ایک آخری مسنگ پرسن اپنے گھر عزت سے واپس نہیں آتا, جب تک جو ہے وہ اس طرح کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ ختم نہیں ہوتی, تو تب تک تو یہ تمام چیزیں یا سب کچھ ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ کیونکہ ایک امید ہوتی ہے, کہیں ایک دیا جلتا ہے تو اس کی روشنی پھیلتی ہے, تو کبھی کبھی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ دیا ٹمٹمانے لگتا ہے, تو پھر سورج طلوع ہو ہی جاتا ہے. تو اگر جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی اے پولیٹیکل ہو جائے اور جو ہے وہ بالکل جو ہے کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے, جس طرح ان کے اپنے رولز آف پروسیجر ہے, یہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن چلنا ہے, فل اسٹاپ کے آگے نہیں جانا. تو کیونکہ جب ایک چیز کو آپ ایک چیز ہے, جس طرح میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا کہ یہ جو آئین ہے, اس آئین کو اس ملک کے منتخب نمائندوں کی پارلیمان نے بنایا ہے, منتخب نمائندوں نے بنایا ہے, ان کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ووٹ تھا, اور اس پارلیمنٹ اپنا آئین کو ایک ڈکٹیٹر یہ کہہ دے کہ یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, تو پھر اس ڈکٹیٹر کو شرم آنی چاہیے اور وہ وردی اتار کے اور پھر اس کو کسی اور ملک چلے جانا چاہیے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.